अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम फंड मैनेजर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, जिसका नाम है एनबीपी पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अच्छा, इसको जो है डिटेल से हम तो डिस्कस करेंगे, इसका हम जो है कंपैरिजन भी करेंगे एक एक्टिव फंड से जो कि नेशनल बैंक का है और उसका नाम है एनबीपी स्टॉक फंड। तो इसमें क्या डिटेल है, इसके लिए हम मुस्तफ़ा साहब के पास चलते हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आपको आज खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा मौजू है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एनबीपी का, जो कि एक पैसिव फंड है। इसकी हम आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट बताएंगे जो कि है अक्टूबर 2024 की। ये हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम डिटेल से आपको उसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। हम अपनी दूसरी पार्ट में इस वीडियो के आपको इसी का कंपैरिजन, कन्वेंशनल के ईटीएफ फंड का कंपैरिजन एक कन्वेंशनल के एक्टिव फंड से करेंगे जिसका नाम है एनबीपी स्टॉक फंड। और इसकी रिपोर्ट भी जो है, मेन चीजें हैं इसकी जो की फीचर्स हैं इसके, वो भी 2024 की अक्टूबर की रिपोर्ट के फीचर्स होंगे। वो हम इससे आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है एनबीपी का, इससे कंपेयर करेंगे और अपने व्यूअर्स को बताएंगे जो कि कन्वेंशनल के व्यूअर्स हैं कि उनको कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, और तो किस टाइप के इन्वेस्टर को कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अब हम इसकी तफसील शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, एनबीपी पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट 2024 की जो है अक्टूबर की, उसको डिस्कस करते हैं। आपको पहले भी हम काफी आपकी रिपोर्ट डिस्कस कर चुके हैं फंड मैनेजर की, तो इसमें भी हम आपको जो खास खास चीजें हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि ये इसकी लॉन्च डेट जो है इस फंड की वो है 6/10/2020। और आपको जैसे हमने पहले भी तस्करा किया कि इस पर कोई एफईएल नहीं होता, तो इसका एफईएल 0 ही होता है। जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ज्यादा इसमें फ्रंट एंड लोड नहीं होता। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट फी भी 0 है, तो इसमें मैनेजमेंट फी भी ये चार्ज नहीं होती है। इसके जो एक्सपेंस रेशियो है, ईयर टू डेट का एक्सपेंस रेशियो है 1.52% और मंथ टू डेट का एक्सपेंस रेशियो है 1.32%। आपको जैसे पता है रिस्क इसका हाई है। जो भी आपके शेयर्स में जहां पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है उन सबका रिस्क आपका हाई होता है। अच्छा, ये इसका शेयर भी जो लिस्टेड है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अच्छा, इसके ऑडिटर्स जो है वो यूसुफ आदिल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है इसके ऑडिटर हैं। अच्छा, इसका बेंचमार्क जो है वो एनबीपी पाकिस्तान ग्रोथ फंड का अपना इंडेक्स है, वो इसका बेंचमार्क है। अच्छा, इसका फंड मैनेजर जो है वो आसिम वहाब खान है और इसकी रेटिंग जो है वो AM1 है, जो कि पैकरा ने रेटिंग दी है इसको। इसके जो टोटल साइज है फंड का वो 99 मिलियन का है। अच्छा, अब हम इसकी असेट की एलोकेशन पे बात करते हैं कि इसने अपने जितना भी फंड है वो कहां कहां लगाया हुआ है। तो इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा अक्टूबर का, और एक आपको कंपैरिजन में इसकी जो सितंबर की एलोकेशन है वो भी बताऊंगा। तो इसने इक्विटीज में जो आपका अक्टूबर में लगा हुआ वो 93.4% है और सितंबर में 94.6% है। अच्छा, कैश एट बैंक इसका जो है अक्टूबर में 4.5% है और सितंबर में जो था इसका 2.7% था। और इसके अदर रिसीवेबल्स जो हैं वो अक्टूबर के 2.1% है और सितंबर के 2.7% थे। अब मैं इसकी आता हूं आपको परफॉर्मेंस पे। तो इसमें सबसे पहले आपको बताता हूं 1 मंथ की परफॉर्मेंस, यानी कि 1 मंथ से मेरी मुराद है अक्टूबर की जो परफॉर्मेंस है। तो इसका रिटर्न जो अक्टूबर में रहा वो रहा 9.9%। और 12 मंथ्स का लास्ट जो 365 दिन है वो इसका तकरीबन रहा 69.4%। और इसका फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो रिटर्न है वो है 85.4%। और फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिटर्न है वो सिर्फ है 5.4%। तो मैंने आपको रिटर्न्स पे भी इसकी सारी चीजें आपको बता दी। अब मैं आता हूं इसकी टॉप होल्डिंग जो 10 कंपनीज हैं कि इसने कहां कहां इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ओजीडीसी में इसने की हुई है। 11.5% के शेयर इसके पास ओजीडीसी के पड़े में। पाकिस्तान पेट्रोलियम यानी कि पीपीएल के शेयर इसके पास 10.9% पड़े हुए हैं। फौजी फर्टिलाइजर के शेयर्स पड़े हुए हैं 9.5%। अच्छा, यूबीएल के शेयर्स पड़े हुए हैं
6%, एंग्रो फर्टिलाइजर के 6.9%, मिजान बैंक के शेयर्स पड़े हुए हैं 6.4%, हबीब बैंक के शेयर्स पड़े हुए हैं 6.2%, हब पावर कंपनी के पड़े हैं इसमें शेयर्स में जो है 6.1% है, सिस्टम लिमिटेड 4.9% है और लकी सीमेंट भी इसमें 4.9% है। अब मैं सेक्टर वाइज की जो एलोकेशंस हैं 31/10 की वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें कमर्शियल बैंक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है 28.9% और आपकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर जो है उसमें 25.9% की है और फर्टिलाइजर में 20.7% की है। पावर जनरेशन जो है उसमें 6.1% है और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में 4.9% है और अदर्स में इसकी 6.9% की इन्वेस्टमेंट हुई है। अच्छा जी, अब इसके आगे हम आपको जो है कंपैरिजन बताते हैं कि जो हमने आपसे तस्करा किया कि इसका जो कंपैरिजन है वो अब जो एक्टिव फंड है आपका एनपीपी का स्टॉक फंड उसको कंपेयर करेंगे इनके। एक ये पैसिव फंड था, आपको जैसे पता है ये पैसिव फंड होते हैं, जितने आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ये पैसिव फंड होते हैं। तो पैसिव फंड को हम एक्टिव फंड से कंपेयर करेंगे और ये बताएंगे कि इसमें किसमें आपको फायदा है, इसमें हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एफईएल के बारे में। तो आपको पता है एक्सचेंज रेट फंड में जैसे मैं तस्करा किया वो 0% है। ऐसी आप अगर डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी फंड में तो आपको 3% आपको जो है फ्रंट एंड लोड देना पड़ता है। आपको पहले ही कट जाता है 3%, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से 3% आपका एफईएल कट जाती है। अच्छा, मैनेजमेंट फीस भी आपकी इसमें 0% है, जबकि आप एनबीपी स्टॉक फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं एक्टिव फंड में तो वहां आपको 2.5% जाहिर है उसमें आपकी मैनेजमेंट फीस भी आपको एडजस्ट होती है। आपके रिटर्न से जो फाइनल रिटर्न मिल रहा होता है उससे पहले ही आपकी ये 2.5% की मैनेजमेंट फीस डिडक्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूं आपके एक्सपेंस रेशो में। एक्सपेंस रेशो जो है इसका मंथ टू डेट का है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का 1.32% और आपका एनबीपी स्टॉक फंड का है 5.23% और ईयर टू डेट का जो एक्सपेंस रेशियो है इसका वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का है 1.52% और आपका एनबीपी स्टॉक फंड का है 5.08%। यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है कि आपके एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज्यादा है बनिस्बत आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के। अब आपको मंथ टू डेट रिटर्न जो आपका मैंने अभी तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के आपको बताएं, जैसे मंथ टू डेट रिटर्न जो अक्टूबर का है इसका वो 9.9% है और एनबीपी स्टॉक फंड का 14.4% है। बाजाहिर देखने में ये आपको ज्यादा गैप नजर आ रहा है 9.9 पे और 14.4 में, मगर जब आप 3% का एफईएल को मैं जस्ट यहां से डायरेक्टली माइनस करता हूं अगर, तो ये भी आपका 11.4 बन जाएगा और वो आपका जो 9.9 है उसको अगर राउंड करते हैं तो वो 10% बन रहा है तकरीबन। तो आप इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आपको 1-1.5% का जो डिफरेंस है वो सिर्फ वही आपका डिफरेंस आ रहा है इसमें। अगर अब मैं आऊं इसका 1 ईयर रिटर्न पे, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सचेंज रेट फंड का 69.4% है और आपका एनबीपी स्टॉक फंड का 76.6% है। अब इसमें भी आपको अपना इंपैक्ट लेना पड़ेगा एफईएल का, तो वो आप जब कम इसमें से रिड्यूस करेंगे तो ये भी आपका बहुत करीब तरीन आ जाएगा। ऐसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो रिटर्न है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का जो रिटर्न है वो 85.40 है और एनबीपी के स्टॉक फंड का 85.10 है। यहाँ तो थोड़ा सा आपका 0.30% एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का ज्यादा है और आपका एक्टिव फंड का कम है, पैसिव फंड का ज्यादा है। तो ओवरऑल अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपको करना क्या चाहिए। जैसे हमने आपको अपनी पिछले वीडियो में भी ये तस्करा किया था बड़ी तफसील के साथ, जो कि इस्लामिक का जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड था उसको इस्लामिक के एक्टिव फंड से कंपेयर किया था, तो उसमें भी हमने यही बताया था कि आपका जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो कि छोटा इन्वेस्टर यानी कि कहना चाहिए, तो उसको जो फायदा है जाहिर है एफईएल क्यों देके एक्टिव फंड में जाए, तो उसको जाना चाहिए स्टॉक मार्केट में जाके इस जो इसके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के शेयर्स हैं वो खरीदने चाहिए और वो उसको सिर्फ एक थोड़े से कमीशन देके मिल जाएंगे और रिटर्न्स जो है इनमें कोई खास फर्क नहीं है दोनों के रिटर्न्स में, बल्कि आप फाइनेंशियल ईयर का अगर देखते हैं 2024 का तो तकरीबन बराबर है, बल्कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर मंथली रिटर्न भी देखें तो इसमें सिर्फ 1-1.5% का ही फर्क रह जाता है।
तो आपको कोई कॉस्ट ज्यादा फर्क नहीं है, मगर आप आराम से जाके थोड़े से चार्जेस देके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। ये मैं आपके स्मॉल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, जो कि चाहे लॉन्ग टर्म में जाए चाहे शॉर्ट टर्म में जाए, उसको आपको, ये मेरी अपनी जाती राय है कि आपको उसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जाना चाहिए। अब रह जाता है बड़ा कस्टमर जिसने 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, इस रेंज का जो कस्टमर है, या मतलब 10 15 20 लाख से जिसकी अमाउंट ज्यादा है, तो वो आपको डायरेक्टली आपको एक्टिव फंड में जाना चाहिए। और स्टॉक फंड जो एक्टिवली प्ले कर रहे होते हैं, जिसके फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज कर रहे होते हैं, वो वहां जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो उनको एक तो सबसे बड़ा इसमें मसला ये आता है, अगर वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो उनको वो शेयर्स बेचने में बड़ी मुश्किल होती है। इसमें आपकी रिडेम्पशन जो एक्टिव फंड्स की है बहुत आसान होती है। आप आराम से कहते हैं कि मुझे रिडीम कर दो, तो वो आपको रिडीम कर देते हैं और आपको उसकी पेमेंट 2-3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाती है। तो इसमें लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट करना चाहता है बड़ा इन्वेस्टर, उसको तो फिर एनबीपी स्टॉक फंड या एक्टिव फंड्स में ही जाना चाहिए, चाहे वो किसी एएमसी का भी फंड हो। और जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जाना चाहिए। अपने इस कंक्लूजन के साथ इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं, इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर करें, और बेल के निशान को जरूर दबाएं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।